जो कि सरासर गलत थे, और उन वक्तव्यों को मैं अपने माध्यम से सही करना चाहूँगा। उन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं, उन सवालों का भी मैं आज आपको जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। देखिए, परिवार में संपत्ति का विवाद है और इसके लिए अलग अलग फोरम पे बात हुई है। आज ये बात पब्लिक डोमेन में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। ये किस हिंदू कानून और भारतीय कानून की बात कर रहे हैं? भारतीय कानून तो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आप ये बताइए, जब वो संपत्ति सिर्फ 3 में बांटने की बात करते हैं, तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम है कि कोई बिल नहीं होने पर बहन को भी हिस्सा मिलता है? साथियों, आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी बहन के विरुद्ध जाकर के ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बहन अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनको पता है आज के दिन में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, झूठा है। इसीलिए जिस तरह से वो चिराग पासवान जी की बड़ी माँ को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और इसके चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 3 लोगों में हो। आप ये बताइए कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की जो बहन है उस घर में रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आज मुझे इस परिवार में आए हुए 2 दशक हो चुके हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 5 दशकों से बड़ी माँ शहरबंदी के उसी घर में रहती है। पिछले 2 दशक से मैं ये खुद देख रहा हूं और आप सभी इस बात के गवाह होंगे कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जल्दी वो शहर में नहीं आना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो वापस चले जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ अच्छा लगता है। वो उस जगह के अलावा अलग अलग शहरों में रहने के हिसाब से नहीं ढल पाते हैं और इसीलिए ज़रूरत ये है कि जहाँ वो रहना चाहें उनको वहाँ रहने दिया जाए। अब ये बताइए, आपको भी पता है और बड़ी माँ ने भी कहा है कि वो चिराग जी के साथ खड़ी है, वो चिराग जी के पक्ष में खड़ी है। तो क्या इसी को लेकर के उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन उस घर में जाती हैं, जा करके वहाँ पे कमरे में ताला लगाने का प्रयास करती है, ताला लगा देती है? आप ये बताइए कि जब उस संपत्ति में 4 लोगों का हिस्सा है तो सिर्फ 2 लोग ही जा करके ताला क्यों लगाए? ये कहाँ से न्याय संगत है? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसी घर के बगल में उन्होंने एक नया घर बनाया है, जहाँ पे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति लगी हुई है। उस घर को छोड़ करके यहाँ ताला लगाना? अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा, सिर्फ एक जगह ही क्यों होगा? पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा और चारों भाई बहनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और आप ये भी बताइए कि अगर उनकी मंशा सही थी तो अपने घर में बॉडीगार्ड को लेकर के अंदर कौन जाता है? कोई आज तक कोई अपने सुरक्षा कर्मी को लेकर के साथ में घर के अंदर जाता है क्या? तो जब वो आरोप लगाते हैं तो एक उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह के कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं। आप ये भी बताइए कि चिराग पासवान जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बड़ी माँ के बारे में उनका हमेशा क्या ख्याल रखते हैं। चिराग पासवान जी एक पुत्र होने के नाते अपनी बड़ी माँ का हर पल ख्याल रखते हैं। हर ही दूसरे दिन उनसे बात होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है, उनके रहन सहन के लिए उनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, उनके कपड़ों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए और जो भी खर्चे की ज़रूरत होती है हमेशा करते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या एक पुत्र का अपना दायित्व निर्वहन करना एक देवर को इतना नागवार क्यों गुजरना चाहिए? आखिर कोई ना कोई तो मंशा है जो ये चाह रहे हैं और जो अभी तक उस पर सफल नहीं हो पाए हैं। हम लोग साथियों उस जगह आते हैं जहाँ पे
रामविलास पासवान जी के उस वक्तव्य को मैं याद दिलाना चाहूँगा जब उन्होंने कहा था कि मैं कैसा भाई होऊंगा कि मैं महल में रहूं और मेरे दोनों भाई गांव में गरीब पड़े रहे, झोपड़ी में रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भाइयों को जो स्कूल में पढ़ाते थे, मास्टर के टीचर थे वहाँ पढ़ाते थे, उनको MP, उनको MLA, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री, MP और केंद्र में उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। उसके बावजूद ये भाई जो हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि बड़े भैया उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने हर वक्त इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और इस नाजायज़ फ़ायदे का ही नतीजा है कि आप हर वक्त उनके मुंह से यह जरूर सुनते होंगे कि जो भी बड़े भैया की संपत्ति हो उसमें तो चिराग पासवान जी का हिस्सा है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो बाकी संपत्ति आपने बनाना कैसे ली, किसके आशीर्वाद से बनाया, कहाँ बनाया, कितनी बेनामी है, आपको इसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जब बंटवारा होगा तो पूरा व्यापक होगा और आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिस रामविलास पासवान जी की आपने उनके जो नाजायज़ फायदे लिए थे उससे संपत्ति बनाई थी, उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। आज के दिन में जब भी संपत्ति की विवाद पे आती है तो सिर्फ वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी की संपत्ति थी, जो विरासत थी उसी में चिराग पासवान जी का हिस्सा होगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इनकी नीयत, पशुपति कुमार पारस जी की नीयत उनके बयानों से अभी अररिया में खुल गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो पिछले 10 साल से चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा हो। इस बयान के क्या मायने साथियों? इस बयान के ये मायने हैं कि उनकी नीयत बड़े भैया की कुर्सी पर आज नहीं, बहुत पहले से थी। वो बहुत पहले ही चाहते थे कि इस राजनीतिक विरासत का और संपत्ति का बंटवारा आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी जिस वक्त केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, उनकी नजर उस कुर्सी पे थी उसी वक्त से? क्या इसी को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने ये इंतजार किया कि कब रामविलास पासवान जी इस दुनिया से जाएंगे और मैं अपनी साजिश को, षड्यंत्र को मैं क्रियान्वित करूंगा? साथियों, इस बात को लेकर के हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जब चिराग पासवान जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किए, अलग अलग कृत्य किए, उस वक्त चूंकि उनकी नज़र उस कुर्सी पे थी, उन्होंने ही उस बात पे उनकी डिफिकल्टीज, उनके सामने कठिनाइयां पैदा करनी शुरू की और जिस कारण से चिराग पासवान जी पार्टी का वो विस्तार नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। वो पार्टी को वो मकाम नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी की नज़र उसी वक्त रामविलास पासवान जी की कुर्सी उनकी पॉलिटिकल विरासत पर पड़ गई थी। और पड़ी ही नहीं थी, आप ये बताइए कि अभी उन्होंने, जिनको वो अपना भगवान कहते हैं, जिनकी वो फोटो लगाते हैं, उनके बारे में बात करके नहीं करते, उनकी जीवन में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या ये जायज़ है? क्या ये जायज़ है? क्योंकि वो व्यक्ति उन सवालों का जवाब देने के लिए आज यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, चिराग पासवान जी नहीं दे सकते हैं। उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी ही दे सकते हैं। अभी उन्होंने जब चिराग जी की मां को उस सभा में, अपनी महफिल में जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने रीना शर्मा कहकर के बुलाया। साथियों, एक समय था जब उनके पैरों को हाथ लगाते नहीं करते थे, जब रामविलास पासवान जी जीवित थे, और आज सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, उनकी पॉलिटिकल विरासत के लिए उनको ब्राह्मण कहने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं। उनको भी पता है कि वो ब्राह्मण समाज से नहीं आती है, उनको भी पता है वो किस समाज से आती है, उसके बावजूद इस तरह का अदरगल आरोप लगाना, रामविलास पासवान जी की पॉलिटिकल लेगेसी को हथियाने की कोशिश आज से 10 साल पहले करना, ये साथियों
सरासर गलत है। कमाल की बात यह है कि वो बड़ी माँ को भाभी कहते हैं, चिराग पासवान जी की माँ को रीना शर्मा कहते हैं। जब सत्ता में होते हैं तब दोनों भाभियां होती हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, जब अपनी प्रासंगिकता समाज के सामने साबित करनी होती है, तो बड़ी माँ को भी भाभी कहते हैं, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान जी की माँ को वो रीना शर्मा कहते हैं। ये इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों? जब आप परिवार की बात करते हैं, आप हमें ये दुहाई देते हैं कि आप लोगों को परिवार की बात उठा करके जनता के सामने इस तरह से पब्लिक फोरम में डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो आप इस तरह के फिर अनर्गल बातें क्यों करके जनता के सामने इस तरह के आरोप लगाते हैं? मैं तो ये भी कहूँगा कि चिराग पासवान जी को लेकर के जो लगातार उनका वक्तव्य रहा है कि जब वो सत्ता में थे और चिराग पासवान जी सड़क पे थे, तब ये कहते थे कि यह हमारा खून नहीं है, और जिस दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री की का ओथ लिया था, शपथ लिया था, तो ये कहते हैं घर का बड़ा बेटा है। मतलब जब हम सत्ता में रहेंगे तो वो खून खराब हो जाएगा, और जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो बड़ा बेटा हो जाएगा, वो हमारा खून हो जाएगा। ये दोहरा चरित्र आदमी को खास करके जो सार्वजनिक जीवन में होता है, इससे बचना चाहिए। साथियों, इसके बाद उन्होंने वक्फ बिल पर, क्योंकि हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बिल में 44 संशोधन थे, किस संशोधन पे आपका विरोध है? और इस हर 44 संशोधन जो आए थे, उस पे आपकी पार्टी का हर उस 44 संशोधन पर क्या विचार है, इस बारे में भी जनता को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज को भी पता चले कि इनका विरोध किस बातों पर है। बहरहाल मुझे पता है पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, मुंह में जो आया बक देते हैं, तो इस बारे में भी आपको जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, इस बारे में उनका जवाब आए ये मैं जरूर चाहूंगा। अब हम आते हैं साथियों प्रिंसराज पासवान जी ने, जिन्होंने भी उस वक्त उन्होंने अररिया की सभा में कुछ आरोप लगाए थे, और इस बारे में भी मैं थोड़ा विस्तार से ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चिराग पासवान जी को उन्होंने कहा कि वो घर के बड़े बेटे हैं। आज लगभग 4 सालों बाद मैं ये खास करके प्रिंसराज जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? ये भी प्रिंस पासवान जी बताएं, क्योंकि वो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सांसद होते हैं, तब उनका खून अलग हो जाता है, और जब वो सांसद में सत्ता में नहीं होते हैं तो चिराग पासवान जी बड़े भैया हो जाते हैं। प्रिंसराज जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उसी के कुछ समय बाद जब घर वो खाली हो रहा था और प्रिंस जी मात्र 5 किलोमीटर दूर थे, जिस तरह से बड़े आवेश में जवाब दे रहे थे अररिया में, उस वक्त कहाँ थे वो? क्या वो उस वक्त जा करके नहीं बोलते कि बड़े भैया हैं आप घर के, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आपका ये घर खाली हुआ तो क्या हुआ, आपके चाचा का और आपके छोटे भाई का घर आपके लिए है। तब कहाँ थे प्रिंस पासवान जी? शायद कहीं पार्टी करने में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। मतलब कमाल की बात यह है कि जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। साथियों, उसके बाद प्रिंसराज जी ये आरोप लगाते हैं कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंसराज पासवान जी उसके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहाँ थी? जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त अगर चिराग पासवान जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे थे,
अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप इसको इंफोग्राफी को मैं दे दूंगा। आप देख लीजिए कि प्रिंस राज जी उस वक्त क्या कर रहे हैं। इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं। इसी तरह से अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करते हैं कि मैं इस सभा में गया हुआ हूँ बड़े भाई के साथ। इसी ये क्या, जब प्रिंस राज जी जब यहाँ भाषण दे रहे हैं तब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से एक और भी है, देखिए यहाँ पर, और हर ये अक्टूबर 2020 का है, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब क्या कर रहे थे प्रिंस पासवान जी? आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी एक बार झांकना चाहिए। आपको याद होगा साथियों कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जमुई में एक सभा में चिराग पासवान जी की मां और मेरी सासू मां को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की गई थी। और प्रिंस राज जी अभी परसों बोल रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव पे गलत आरोप लगाए। साथियों, शायद प्रिंस राज जी को पता नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, नंबर भी उनके बहुत कम आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि जो भी हो रहा है ये गलत हुआ है। तेजस्वी जी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है ये गलत किया है, ये प्रेस में है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यही नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर क्या बयान दिया है। उनको थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मुद्दे पर क्या विचार है, क्या बयान है। देखिए, ग्रामीणों द्वारा जब हम लोग गए थे शहरबंदी में तो कुछ आरोप लगाए गए उनकी माताजी पर और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सासू लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे, साइन कर दिया करते थे और सैलरी ले लिया करते थे। कमाल की बात है कि ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक जांच हो, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सरकार को इससे कोई अगर क्षतिपूर्ति हुई है तो इस बारे में जरूर इसकी भरपाई होनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही, उन्होंने ये कहा कि बड़ी माँ को लेकर के उनका भी वक्तव्य था। देखिए, कहीं भी अगर कोई भी विक्टिम होता है, इस केस में बड़ी माँ जो थी, तो ये इनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि उनके खिलाफ में अगर कोई अन्याय होता है तो वो पुलिस में जाकर के FIR करा सकते हैं। ये FIR चिराग पासवान जी ने नहीं कराए हुए हैं, ये बड़ी माँ ने कराए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब चिराग जी की माँ पर आती है तो प्रिंस पासवान जी रीना शर्मा कहते वक्त नहीं थकते, लेकिन जब अपनी माँ पे आती है तो अपनी माँ का दर्द महसूस होता है और चिराग जी की माँ का दर्द महसूस नहीं होता। उनको किसी और की माँ का दर्द महसूस नहीं होता, जो कि उनको भी सोचना चाहिए कि दर्द दूसरे का हो या अपना हो, एक समान होता है और एक राजनेता को इस बारे में खास करके संवेदनशील होना चाहिए। साथियों, इसके बाद एक बड़ी बात मैं आज ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ चिराग पासवान जी पे वोट की ही राजनीति की करने का ही आरोप नहीं लगाया। मैं आज आगे बढ़कर के ये कहना चाहूँगा कि वोट की राजनीति चिराग पासवान नहीं बल्कि प्रिंस पासवान कर रहे हैं, और इसका मैं आपको सबूत के साथ बात करूँगा। जब तक वो सांसद थे, उनके एफिडेविट में जब वो चुनाव लड़े थे, अभी चुनाव हारने के बाद जब वो पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष है, तब तक वो प्रिंस राज थे। उनको पासवान सरनेम लगाने में शर्म आती थी। वो पासवान समाज से आते हैं, वो पासवान परिवार से आते हैं, लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट ही मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रिंस राज पासवान कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अभी उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो आधिकारिक उनके ये सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर कहीं भी वो प्रिंस राज पासवान नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज है। यानी कि वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने अपना नाम
सोशल मीडिया पर तो प्रिंस राज कर लिया है, लेकिन अभी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाम के तौर पर वो आज भी प्रिंस राज है। आप साथियों ये बताएं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? साथियों, जब ऐसी विचारधारा जब सामने वो आप आरोप लगा रहे होते हैं तो आपको भी अपनी तरफ ये देखना होता है। चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहूँगा साथियों कि उसमें उनको किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूँगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है। याद कीजिए, जब पहला वक्तव्य मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संपत्ति का बंटवारा 10 साल पहले होना चाहिए था, तब उन्होंने उसी वक्त अपनी नज़र रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत पे गड़ा दी थी। उन्होंने एक टाइम पे चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी की विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने उसको वापस पा लिया। चाहे वो पार्टी के सांसद हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पार्टी का कार्यालय हो, चाहे उनका रहने का बंगलो हो, लेकिन इन सभी में जो एक विरासत आज के दिन भी जो उनको नहीं मिली थी और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नज़र है, वहाँ अलौली की विधानसभा सीट, जहाँ से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे, और अपने इसी कसम को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है, उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि चिराग पासवान जी को स्थिर राजद के बड़े नेता तेजस्वी जी और जितने लोग हैं वो कहीं नहीं देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस मामले में स्थिर हो और स्थिर रह करके बिहार की राजनीति में अपने लिए, अपने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर सके और उनको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए इस सारी पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया, ताकि राजनीतिक तौर पे वो चिराग पासवान जी को बर्बाद कर सके, डिस्टेबलाइज कर सके, और रामविलास पासवान जी की जो आखिरी विरासत की सीट है अलौली की, उस पर वो कब्जा कर सके। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजद के नेताओं पर उन्होंने किया है। साथियों, तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है, तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने मैं कह करके जा रहा हूँ। अब मैं खत्म करूँगा साथियों। बस एक और अंतिम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे बड़े साधु हैं अनिल कुमार साधु जी, उन्होंने भी कई अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग बयान दिए हैं, अशोभनीय बात की है, और जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, कहीं से भी भाषा की मर्यादा को पूरा नहीं करता। लेकिन चूंकि मुझसे बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको 4 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा आज कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। साथियों, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी एकदम होनी चाहिए, हर किसी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए जो राजनीतिक जीवन में है। और कोई सवाल?